नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र और तेलंगाना में चुनाव प्रचार। महाराष्ट्र के लातूर में कहा, भारत को खंड खंड देखने वाले लोग पीएम पद को भी खंड खंड में बांटना चाहते हैं। पीएम तेलंगाना के जहीराबाद में भी करेंगे चुनावी सभा। सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में, राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के खंडवा में की चुनावी रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में तो ममता बनर्जी ने मालदा में की चुनावी जनसभा। घर घर जाकर प्रचार में जुटे असदुद्दीन ओवैसी। सेक्स कांड में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पार्टी की बड़ी कार्रवाई। जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से किया निलंबित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सदमा पहुंचाने वाला है जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना पर लगा आरोप। हम देश की मातृशक्ति के साथ हैं खड़े। फेक वीडियो मामले में कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, वीडियो बनाने में बीजेपी को है महारत हासिल। चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने का सिलसिला जारी। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे पीयूष गोयल और बांसुरी स्वराज ने नामांकन से पहले किया रोड शो। विधानसभा के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी भरा पर्चा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में थोड़ी देर में आएगा फैसला। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। एडमिरल डीके त्रिपाठी बने नए नौसेना प्रमुख। पदभार ग्रहण करने से पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद नायकों को दी श्रद्धांजलि। और बीसीसीआई ने की टी20 वर्ल्ड कप टीम की घोषणा। रोहित शर्मा होंगे कप्तान। हार्दिक पांड्या को दी गई उप कप्तान की जिम्मेदारी। टीम इंडिया में ऋषभ पंत की हुई वापसी। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट के मैदान से। टी20 विश्व कप से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज ये कि आगामी टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का, भारतीय दल का ऐलान कर दिया गया है। सीनियर चयन कमेटी ने 15 सदस्यीय दल की घोषणा की है। रोहित शर्मा इस टी20 टीम के कप्तान होंगे। हार्दिक पांड्या को टीम का उप कप्तान बनाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से, क्रिकेट के पिच पर टी20 को लेकर रोहित शर्मा कप्तान होंगे और हार्दिक पांड्या उप कप्तान बनाए गए हैं। तो बहुत ही ये बड़ी खबर। ऋषभ पंत की इस टीम में वापसी हुई है। चोट उन्हें लगी थी ऋषभ पंत को, एक लंबे अरसे तक वो छुट्टी पर थे और उसके बाद वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे और उसके बाद जब वो अब ठीक तरीके से ठीक हो गए हैं, अब उनकी टी20 टीम में वापसी हो गई है। आप देख सकते हैं, हम आपको लगातार उन तमाम चेहरों के नाम बता रहे हैं जो इस टी20 टीम में जिनको शामिल किया गया है। ऋषभ पंत की बात हमने की आपको, केएल राहुल की बात कही, शुभमन गिल और रिंकू सिंह सहित 5 खिलाड़ियों को रिजर्व में रखा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, टी20 टीम की घोषणा कर दी गई है। वेस्टइंडीज और अमेरिका में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जी हां, अमेरिका में और वेस्टइंडीज में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। भारत का जो पहला मैच है वो 5 जून को है और आयरलैंड के साथ होगा। बहुत ही कमजोर टीम कह सकता है आयरलैंड को। हालांकि क्रिकेट के मैदान पर कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त लगातार बनी हुई है। सुचित्रा, टीम की घोषणा कर दी गई है, कैसे देखते हैं इस पूरी टीम को? क्या बैलेंस टीम है टी20 के लिए? सुचित्रा, आप हमें सुन पा रही हैं? लगता है हमारी आवाज हमारी सहयोगी सुचित्रा तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि टी20 टीम की घोषणा कर दी गई है। ऋषभ पंत की भी जी सुचित्रा, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि ये जो टीम है, क्या आपको लगता है कि बैलेंस टीम बीसीसीआई ने सेलेक्ट की है टी20 के लिए? आप हमें सुन पा रहे हैं
सुचित्रा, लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं किस तरह से शुभमन गिल और रिंकू सिंह को रिजर्व में रखा गया है। T20 का जो मैच है वो अमेरिका में होगा और सबसे पहला मैच आयरलैंड के साथ है। तो ये कुछ अहम आपको हम जानकारी दिए क्रिकेट के पिछले T20 वर्ल्ड कप को लेकर। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे 24 की चुनौती की। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मनीष सिसोदिया को लेकर। जी हां, आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। इस पे अभी सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब ये खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज़, कि मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। ईडी ने दोनों जांच करने के बाद एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत की मांग की है। वो पिछले साल से ही फरवरी से जेल में बंद है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज इस मामले की सुनवाई होनी थी, हुई सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जमानत पर लेकर सुनवाई हुई, जमानत याचिका दायर की गई थी, उसको लेकर सुनवाई हुई, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया है, जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। हमारे सहयोगी विकास सारथी लगातार बने हुए हैं। विकास, क्या अपडेट अभी? अब लग रहा है कि फिलहाल मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल असीम, ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में राउज एवेन्यू कोर्ट में जज जो हैं कावेरी, उन्होंने ये दोनों उन्होंने ये डिसमिस कर दी है दोनों ही मामलों में जमानत याचिका। और ये दूसरा मौका है जब उनकी याचिकाएं रद्द की गई हैं कोर्ट के द्वारा। इससे पहले भी आप याद करें कि ईडी मामले में भी उन्होंने याचिका लगाई थी। और सिर्फ लोअर कोर्ट ही नहीं असीम, लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानत याचिकाएं रद्द की गई थी कोर्ट द्वारा। अब यानी साफ है कि उनकी मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल की हाल में गिरफ्तारी हुई है। उनके मामले में भी ईडी ने बहुत सारी बातें रखी हैं कि किस तरह से डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का जो आरोप बनता है केजरीवाल के ऊपर भी, और जो पिछले आरोपी थे उनके ऊपर भी बनता था। तो इसी कारण से लगता है कि कोर्ट को भी ईडी की इन दलीलों से सहमत दिखी कि अभी अगर मनीष सिसोदिया को अभी जमानत दी जाती है तो अभी भी वो इस पूरी जांच पर किसी भी तरह का प्रभाव डाल सकते हैं, असर डाल सकते हैं। इन्हीं कारणों से जज कावेरी बावेजा ने दूसरी बार भी उनकी जो जमानत याचिका तो उसको रद्द कर दिया है। अब जाहिर है वो हाई कोर्ट आएंगे और हाई कोर्ट में नए सिरे से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। असीम, आप याद करें कि बीच में मनीष सिसोदिया ने एक और याचिका भी डाली थी, एक अंतरिम याचिका उन्होंने दायर की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनको चुनाव प्रचार में चुनाव अभियान प्रचार का जो अभियान है उसमें शामिल होने के लिए उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और उनकी पार्टी को उनकी जरूरत है। हालांकि अंतिम क्षणों में उन्होंने खुद याचिका को वापस ले लिया। क्या कारण थे उसको उन्होंने जाहिर नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्योंकि अब नियमित याचिका जो आज रद्द खारिज हुई है असीम, इस पर बहस पूरी हो चुकी है, इसीलिए उस पिटीशन को उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो अब कोई रास्ता दिखता नहीं है उनको निचली अदालत से फिलहाल किसी राहत का, और उन्हें अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही रुख करना पड़ेगा। तो इसमें दलीलें क्या कुछ दी गई दोनों ही पक्षों की तरफ से, विकास? देखिए, जहां तक मनीष सिसोदिया की बात है, वो कहते आए हैं कि पूरा केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर, उनके पास किसी भी नगदी की, किसी कैश की या किसी ट्रांजैक्शन की कोई बरामदगी नहीं हुई है। ये जो आरोप हैं ये बहुत ही वेग हैं। ये मनीष सिसोदिया के वकीलों का कहना है कि पैसा आया था, पैसा गोवा में बट गया। ये दलीलें कहीं ठहरती नहीं है। लेकिन ऐसा है कि कोर्ट ने जब भी अपने ऑर्डर लिखे हैं असीम, उसमें कोर्ट ने कहा है कि ईडी के दावों में उन्हें तथ्य दिखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ईडी हवा में आरोप लगा रही है, खास तौर से तब जबकि कुछ लोगों के अलावा, ये बिजनेसमैन के अलावा, जो आम आदमी पार्टी के गुजरात के एक कैंडिडेट थे जो चुनाव में खड़े हुए थे, उनका एक बयान है, एक वालिया बयान है ईडी के पास। इस तरह की चीजों को जब कोर्ट ने देखा है तो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने मनीष सिसोदिया को राहत यहाँ पर नहीं दी है अब तक। और ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में भी कोई उनको बड़ी राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर आ रही है, खासतौर से तब जब अरविंद केजरीवाल भी अभी न्यायिक हिरासत में हैं और उनके ऊपर ईडी ने आरोप लगाए कि उन्होंने पूछताछ में किसी तरह की कोई कोऑपरेशन नहीं किया। उनके अलावा जो 35-36 आरोपी थे, उन्होंने 170 से ज्यादा फोन डिस्ट्रॉय किए। इस तरह की बातें ईडी ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताई थी। तो इन तथ्यों के प्रकाश में लगता नहीं है कि अभी कोई इस तरह की राहत मनीष सिसोदिया को और अरविंद केजरीवाल जिनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई अभी चल रही है, इन दोनों को ही किसी तरह की कोई राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम दिखती है यहाँ। तो विकास, इसका मतलब, सीधा सा मतलब ये कि इन दोनों नेताओं की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और आगे भी बढ़ती रहेंगी।
बिल्कुल असीम, और इनकी मुश्किलें खासतौर से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें सिर्फ ट्रायल तक नहीं सीमित है। उनका जो एक पॉलिटिकल स्टैंड था कि वो मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटेंगे, उसको लेकर के अभी अब तमाम सवाल उठने लगे हैं। अभी हाई कोर्ट ने हाल ही में बहुत कड़ी टिप्पणियां दिल्ली सरकार के खिलाफ की हैं कि दिल्ली सरकार लगता है कि सिर्फ सत्ता का सुख भोगने में व्यस्त है, और जो लार्जर इंटरेस्ट है खासतौर से गरीब बच्चों का, जिनको किताबें नहीं मिल पाई समय पर, एमसीडी स्कूल के 2 लाख बच्चे, उनकी चिंता लगता है कि दिल्ली सरकार को कम है, और वो अपनी राजनीतिक लड़ाइयां लड़ने में व्यस्त है। इतनी कठोर टिप्पणियां हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में की हैं। कल भी सुप्रीम हाईकोर्ट ने उस पर अपना आदेश दिया है, और एमसीडी को इस बात की डायरेक्शन दी थी कल कि वो फटाफट किताबें बांटे बच्चों में, और जो भी उससे व्यय होना है, जो भी पैसा, उसको तुरंत सैंक्शन किया जाए। इस तरह की कठोर टिप्पणियां और इस तरह की डायरेक्शन जब हाईकोर्ट से आने लगे, जब डे टू डे जो कामकाज है दिल्ली सरकार का, कोर्ट ने कहा कि हमें ये डायरेक्शन पास करनी पड़ रही है कि किताबें जल्दी से जल्दी वितरित की जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड जो उन्होंने लिया है, उस पर भी अब आंच आ रही है न्यायिक प्रक्रिया की। हमारे साथ मुकेश शुक्ला भी बने हुए। मुकेश, जिस तरह से मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, इसका क्या कुछ इम्प्लीकेशन आम आदमी पार्टी और उनकी राजनीति पर, क्योंकि चुनाव का दौर इस वक्त चल रहा है? मुकेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज मिलती है? हेलो हेलो, वो लाइव आ रहा है उसमें ना, लाइव आ रहा है ना? मुकेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? स्पीड रूम फोन करना, बोल, हमारे यहाँ से सब शुरू है भाई। मुकेश के पास हम चलेंगे, लेकिन जो बड़ी खबर हम आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका को, अर्जी को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया पिछले साल फरवरी से ही जेल में बंद हैं। आबकारी नीति से जुड़ा यह मामला है। मनीष सिसोदिया को इस मामले में फिलहाल कोर्ट से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। वो पिछले साल से ही जेल में बंद है। तो एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को कि उनके जो बड़े नेता मनीष सिसोदिया, उनको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को, याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि उनके पास कानूनी विकल्प अभी भी मौजूद हैं कि वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके इस राहत की याचिका को, जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे और बात करेंगे 24 की चुनौती की। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के लातूर में इंडी गठबंधन की नीतियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोगों को कांग्रेस शासन के उस दौर की याद दिलाई जब भारत में आतंकी हमला होने पर पाकिस्तान को डॉजियर सौंपे जाते थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में डॉजियर नहीं बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। कांग्रेस के उस दौर में हेडलाइन होती थी, भारत ने मुंबई आतंकी हमले पर पाकिस्तान को एक और डोजियर सौंपा। डोजियर सौंपा, ये बहुत बड़ी खबर होती थी। हमारे कुछ ऐसे मीडिया में बैठे लोग थे, वो भी ताली बजाते थे, हाँ देखो डोजियर भेज दिया, मतलब घटना की फाइल भेजना। आज भारत डोजियर नहीं भेजता है, आज भारत घर में घुस करके मारता है। अब नए भारत की हेडलाइन होती है मिशन एलओसी। भारत ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके सजा दी। छपती है कि नहीं छपती है? साथियों, कांग्रेस ने अपने शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करके रख दिया था। तब की हेडलाइन होती थी विकास दर एक बार फिर गिरी। ये खबरें होती थी, ये बैठे हैं सब यहां। 25 साल में सबसे खराब जीडीपी आंकड़ा। आज हेडलाइन होती है क्या? वो इस जमाने में होता था। आज हेडलाइन क्या होती है? भारत 2024 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर उनकी विचारधारा और नीतियों को लेकर तंज कसा।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सीएए को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर पीएम ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं को भारत के संविधान की ठीक से समझ नहीं है और ये लोग केवल बरगलाने का काम करते हैं। वहीं अनुच्छेद 370 पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में हिम्मत नहीं है कि अनुच्छेद 370 को फिर से लागू कर सके। पहली बात है कि जिसको भारत का संविधान समझ है, जिसको भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता है, किसके पास कौन काम है वो सब पता है, वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है। अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है इसे। जो भारत सरकार के विषय है वो भारत सरकार करेगी, जो राज्य सरकार के विषय होते हैं वो राज्य सरकार करेगी। मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि हम 370 वापिस लाएंगे। हिंदुस्तान में बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है। ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहां दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे। हिम्मत है तो कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में। और पीएम मोदी ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी और उनकी विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया है। सैम पित्रोदा द्वारा विरासत टैक्स की वकालत किए जाने के बाद उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इरादे नेक नहीं हैं। वहीं ईवीएम, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोपों पर भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। दूसरे चरण का मतदान अब खत्म हो चुका है। लोकसभा के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच एक निजी मीडिया समूह को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के रुख की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी के अहम सलाहकार सैम पित्रोदा द्वारा विरासत टैक्स की वकालत किए जाने के बाद उठे बवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे अब खुलकर सामने आ गए हैं। अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स पर। तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं। तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। पीएम ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर भी उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। इस बीच सोमवार को महाराष्ट्र के सातारा में एक रैली में पीएम ने फेक वीडियो का मामला भी उठाया। पीएम ने कहा कि जो सामने से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वो फेक वीडियो फैला रहे हैं। आप तक सरकार का कोई कार्यक्रम पहुंच रहा है या नहीं, उस पर सुधार की गुंजाइश क्या है, ऐसी फीडबैक के लिए मैंने सोशल मीडिया का उपयोग किया है। लेकिन ताजा घटनाएं परेशान करने वाली है। लोकतंत्र प्रेमी हर व्यक्ति को शर्मसार करने वाली है। जो लोग भाजपा से, एनडीए से मुद्दों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
गौरतलब है कि आरक्षण से जुड़े बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का एक फेक वीडियो प्रसारित किया गया, जिसे लेकर दिल्ली सहित कई राज्यों की पुलिस ने संज्ञान भी लिया है। असम में एक कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी भी की गई है। इसके साथ ही कुछ अन्य नेताओं के फेक वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए। इसे लेकर पीएम ने चुनाव आयोग से भी कार्रवाई की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। यौन उत्पीड़न के आरोपों में बुरी तरह से फंस चुके जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आज पार्टी ने निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना को लेकर पार्टी ने बड़ा फैसला किया। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में रेवन्ना आरोपों की जांच पूरी होने तक निलंबित करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित आपत्तिजनक वीडियो के मामले को आघातजनक बताया। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि रेवन्ना से जुड़े आरोपों को सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री से सवाल करे। रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रज्वल रेवन्ना के कथित आपत्तिजनक वीडियो के मामले में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर कांग्रेस को देना है कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार मूकदर्शक बनकर क्यों बैठी रही जब एक गंभीर आरोप एक राजनीतिक व्यक्ति पर वहां पर लगा तो उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की। आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कानून उसके ऊपर अपना काम करे, लेकिन कांग्रेस उससे दूर भागती नजर ना आए। प्रोपेगेंडा केवल काम से नहीं चलेगा, कार्रवाई करे कांग्रेस की सरकार। और लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार युद्ध में खुद को झोंक दिया है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हुई हैं। ममता बनर्जी ने आज मालदा में चुनावी जनसभा की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के भालेराव मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। लेकिन ये चुनाव देश को एकता के साथ रखने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे संविधान को बचाने का चुनाव है और ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कानूनी तौर पर सीएम पद पर बने हुए हैं, लेकिन व्यावहारिक दिक्कतें सामने आती जा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चला पाएंगे। तो इस खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।